अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो रिज़ल्ट जो कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से लूमर और प्रिंगशाम ने हासिल किया था कि ब्लैक बॉडी में से जब रेडिएशन इमिट होती हैं तो इन रेडिएशंस की वो कर्व किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देती है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिए ये क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमें देती थी। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि जैसे किसी भी जिस्म के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये इन्हें अब्जॉर्ब करती रहती है और जितनी अमाउंट के अंदर रेडिएशन ये अब्जॉर्ब कर लेगी, जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर जाए, जब रेडिएट करे ना उतनी ही अमाउंट के अंदर इसको रेडिएशन इमिट करनी चाहिए। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टिन्यूस का, मतलब जितनी रेडिएशंस आ रही हैं उतनी ही रेडिएशंस को इमिट करे। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं थे, एक्सपेरिमेंट कुछ और बता रहे थे, जिन्होंने साबित किया कि एटॉमिक लेवल के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स फेलियर का शिकार है। और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था? पहला रिजल्ट यहाँ देखिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। लूमर और प्रिंगशाम ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में जो ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ से पहला रिजल्ट ये सामने आता है कि क्लासिकल फिजिक्स यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करती थी। जितनी अमाउंट में एनर्जी ले उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करे, लेकिन रिजल्ट के अंदर था कि जब रेडिएशन एनर्जी को रेडिएट करती हैं वो एनर्जी उतनी यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म है। और इसके लिए लफ्ज़ एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन टेम्परेचर। किसी भी एक दिए गए टेम्परेचर के ऊपर ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती उसी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए। इसको सादा लफ्ज़ों के अंदर यहाँ ग्राफ को देखिए, केल्विन के ऊपर ये ग्राफ कुछ एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि 1260 केल्विन के ऊपर देखें ग्राफ, यहाँ इसकी कर्व बढ़ गई है और एनर्जी की कुछ और वैल्यू जाहिर कर रहा है। 1450 केल्विन के ऊपर देखें ग्राफ मज़ीद बढ़ गया, एनर्जी की कुछ और वैल्यू है। एनर्जी टेम्परेचर की वजह से मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ अपने सामने दे रही है। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो एनर्जी किस तरह से दिखाई देती? अगर इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट आउट किया जाए तो एनर्जी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो इस तरह का ग्राफ होता, इस तरह से आपको बढ़ती हुई दिखाई देती। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म वे से थी, पहले थोड़ी दिखाई देती है, फिर ज़्यादा दिखाई देती है, फिर ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये माजरा क्या था, इसकी असल वजह क्या थी? रिजल्ट एक और भी देखा गया इसी एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के अंदर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ये एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं थी बल्कि पैकेट की सूरत के अंदर मौजूद थी इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम, उसी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर फॉर अ गिवन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर्स के ऊपर। अब इन कर्व्स को नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को साबित करने के लिए एक रेस सी लग गई, साइंटिस्ट जुड़ गए। हर साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से एक स्ट्रगल की, अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट किए, अपनी तरफ से थ्योरी पेश की कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो इसे एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनकी एफर्ट बहुत अच्छी थी और कुछ हद तक वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से मैच करती थी। उसमें सबसे पहले हमारे पास विंज ने 1889 में 1899 के अंदर अपना एक लॉ दिया, किसको इस्तेमाल करते हुए? क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EM थ्योरी, इसने इस्तेमाल करते हुए अपना एक लॉ पेश किया था। यह लॉ क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज विंज लॉ। इसको विंज लॉ का नाम दिया गया था। ग्राफ के अंदर गौर कर लें कि यहाँ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये 1000 केल्विन जो हमारे पास मौजूद है और इस वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट, ये जो लैम्डा मैक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में एक कांस्टेंट क्वांटिटी देता है। लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को जाहिर करती है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करना चाहें तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है। उस कांस्टेंट को विंज कांस्टेंट का नाम दिया गया और इसकी वैल्यू होती है 2.9 10⁻³
मीटर केल्विन। वेवलेंथ हमेशा मीटर्स के अंदर और टेम्परेचर हमेशा केल्विन्स के अंदर मेजर किया जाता है। इस लॉ की एक और फॉर्मेशन भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कांस्टेंट को हटाएं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के इनवर्स रिलेशन में आएगा। अब यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने एमसीक्यू सीखी थी उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, एक को बढ़ा दें तो दूसरी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक को कम कर दें तो दूसरी के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज को सर्च करें और उसके अंदर जाकर ये डिटेल में हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, फिर यहाँ आए। इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का आप हाफ डबल टाइप का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक को हाफ कर दें तो दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को आप डबल कर देंगे तो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक क्वांटिटी में रेशोज आपको बता दी जाए तो दूसरी क्वांटिटीज की रेशो क्या होंगी। एक 3 गिवन 4th अननोन का भी हमने किया था कि दो टेम्परेचर की वैल्यूज बता दी जाए, एक लैम्डा मैक्स की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कुछ होगी। ये सारे कैलकुलेशंस एमसीक्यूज की आप एंटी टेस्ट के खुद कर सकते हैं, बाय हैंड अपने हाथ से करें। मैंने फार्मूला यहाँ आपको बता दिया और हिंट भी दे दिया कि आप वहाँ से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है तो इनवर्स रिलेशन के अंदर याद रखिएगा लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर के दरमियान में जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ बनता है, ये ग्राफ। और इस ग्राफ की शक्ल यहाँ पर देखें, डॉटेड लाइन मैंने ब्लैक से इनको जाहिर किया हुआ है। ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर के दरमियान में। कैसे? टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करें, टेम्परेचर 1000 केल्विन था, लैम्डा मैक्स की वैल्यू ग्राफ को यहाँ टच कर रही थी। टेम्परेचर 1260 केल्विन हो गए। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू को देखें तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होता जा रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ गया, मजीद लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो गई। टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया, मजीद लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो गई है। इनवर्स रिलेशन है, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, एक को कम कर दे दूसरी बढ़ जाएगी। तो इस तरह अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन हो तो ग्राफ ये था। और इस ग्राफ को भी मैंने आपको समझाया था, ये आपके पास क्या होता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आपने ग्राफ बेस्ड क्वांटिटीज के दरमियान में अगर रिलेशन हो और ग्राफ किस तरह के इनके बनेंगे, इनको अंडरस्टैंड करना हो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज हमारा लेक्चर नंबर 3 आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा किस तरह की क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन और इनके ग्राफ कैसे बनने हैं। आप वहाँ जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस लॉ से एक चीज तो सामने आई, द मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में जाएगा वो लैम्डा मैक्स जिसके ऊपर हमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तीसरा यहां से गौर कीजिए, इन्हीं कर्व से एक और इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती थी कि एरिया अंडर द ग्राफ, इन्हीं कर्व्स इन्हीं ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो जाहिर किस चीज को करता है, रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एक खास यूनिट एरिया में फी सेकंड, एक सेकंड के अंदर से कितनी कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये इन्हीं कर्व्स के नीचे का एरिया जाहिर कर रहा होता है। यहाँ गौर करें, पहले कर्व के अंदर देखें तो एरिया इसका कम है। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर यूनिट एरिया में से एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो कम है। अब दूसरे ग्राफ के ऊपर चले जाएं, 1260 वाले ग्राफ के ऊपर, अगर इस ग्राफ के नीचे देखें एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने से का मतलब क्या है कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एक ख़ास यूनिट एरिया से फी सेकंड के अंदर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एक ख़ास एरिया के लिए फी सेकंड के अंदर कितनी कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये चीज मजीद क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, फॉर ऑल वेवलेंथ, तमाम तर वेवलेंथ के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर काज एन इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी की इमिशन भी बढ़ती चली जाएगी तमाम वेवलेंथ के लिए। सारी वेवलेंथ को अकाउंट आउट करते हुए, सारी वेवलेंथ को शामिल करते हुए, जैसे ही जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही उसमें से एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी।
ये चौथा रिजल्ट मिल रहा था। पांचवा रिजल्ट क्या मिल रहा था? रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड बिकम्स मैक्सिमम एट अ सर्टेन वेवलेंथ, देन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। यहां गौर कर लें, इस ग्राफ का थोड़ा सा पोर्शन मैंने यहां पर ड्रा किया हुआ है। अगर इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ के लिए देखना चाहें, लैम्डा मैक्स एक खास पॉइंट के ऊपर वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाती है। यहां से स्टार्ट करते हुए ग्राफ को गौर करें, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, लैम्डा मैक्स तक ऐसा होता है कि वेवलेंथ भी बढ़ती चली जाती है, इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। इस लैम्डा मैक्स के ऊपर पहुंचते हुए इंटेंसिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। जो रेडिएशन किसी भी ब्लैक बॉडी में से इमिट हो रही होती है, उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई देती है इस खास वेवलेंथ के लिए, एक खास टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन इसके बाद मजीद देखें, चाहे वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है लेकिन इंटेंसिटी फिर से कम होना शुरू हो गई है। तो ये पांचवी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी। रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी वेवलेंथ के साथ, और ये इंटेंसिटी उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगी जब वेवलेंथ एक खास लैम्डा मैक्स के ऊपर पहुंच जाएगी। इसके बाद मजीद वेवलेंथ को चाहे आप बढ़ाते जाएंगे, वो इंटेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। ये पांचवा रिजल्ट हमें मिल रहा था। तो इन रिजल्ट्स की बुनियादों पर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसा कि वेंज ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसने थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि मैक्सवेल ने दी थी क्लासिकल फिजिक्स के ही कुछ पोर्शंस, उन्हीं की ब्रांचेस थी, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रगल की, और उनकी स्ट्रगल काफी हद तक इनको एक्सप्लेन करने में मददगार साबित हुई। स्टेफन बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट थे। स्टेफन जिसने एक्सपेरिमेंटली तौर पर साबित किया था कि हमारे पास ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टीज अपनी जाहिर करती हैं। बोल्ट्जमैन ने आकर इसको थ्योरेटिकल एविडेंस दिया था। स्टेफन बोल्ट्जमैन ने 1879 के अंदर अपना ये लॉ पेश किया था। इस लॉ के अंदर इन्होंने कहा क्या था? टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी पर सेकंड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। कि एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में से एक सेकंड के अंदर जितनी भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये हमेशा उस जिस्म के टेम्परेचर की फोर्थ पावर से डायरेक्ट रिलेशन रखेगी। ये इन्होंने लॉ अपना पेश किया था। अगर उस एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एक सेकंड के अंदर एक खास यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, अगर उसे ई से जाहिर कर दिया जाए, डायरेक्ट रिलेशन लिखें, टेम्परेचर की फोर्थ पावर लिखें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, और इस कांस्टेंट को उन्होंने अपने ही नाम से मंसूब किया था, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है 5.67 10⁻⁻8 और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और इसकी -4 के बराबर होती है। ये वैल्यू आपसे एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जाती है। अब इन दोनों ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस्तेमाल की थी, लेकिन एनर्जी डेंसिटी के लिए इन्होंने कैलकुलेशंस की थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे रिलीजियंस, इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया। चूंकि हमारे ये सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। इस साइंटिस्ट ने भी एक अपना लॉ दिया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसने कहा था कि भी आपके पास जो रेडिएशन है विद इन द कैविटी, ये स्मॉल ऑसिलेटर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और स्मॉल ऑसिलेटर स्टैंडिंग वेव्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टैंडिंग वेव्स की है। स्टैंडिंग वेव्स इस तरह की ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और छोटे छोटे ऑसिलेटर्स बन जाते हैं। एटॉमिक ऑसिलेटर, एटम्स जब भी ऑसिलेट करते हैं ये विद इन द कैविटी स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, और इन स्टैंडिंग वेव्स के नोड कैविटी की वॉल्स के ऊपर लाई करते हैं और एंटी नोड इंटीरियर लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं।
इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन इसने भी क्लासिकल फिजिक्स के तहत ही दी थी। क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को ही इस्तेमाल करके इसने इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इसने अपना ये लॉ पेश किया था, लेकिन ये लॉ भी सही तरीके से इन कर्व्स को एक्सप्लेन न कर सका था। वेन्स ने जब अपना ये लॉ पेश किया था तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी यहां पर देखें, वेन्स लॉ स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्लेन करता था। ये ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई हुई है कि वेन्स ने जो अपना लॉ पेश किया था ये इन स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज को तो सही सही तरीके से एक्सप्लेन करता था, लेकिन लार्जर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये फेलियर का शिकार हो जाता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो रिलीजियंस ने अपना एक लॉ पेश किया था ये इन कर्व्स के लिए लार्जर फ्रीक्वेंसीज के लिए तो सही सही तरीके से वैलिड हो जाता था, उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन स्मॉलर लेवल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये भी फेलियर का शिकार हो जाता था। अब बात वही सामने आ गई थी कि क्लासिकल फिजिक्स को रूल्स को ही इस्तेमाल करके तमाम तर साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की कर्व्स को, जो कर्व्स लुमर और प्रिंगशाम ने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए से पेश की थी। अब चूंकि क्लासिकल फिजिक्स कुछ और कहती थी और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ और था, सबसे पहली जंग तो यही थी। क्लासिकल फिजिक्स इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से जाहिर करती थी कि जितनी अमाउंट में एनर्जी लेगा उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रेडिएट कर देगा, जबकि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को देखा जाता है तो एनर्जी यहाँ नॉन यूनिफॉर्म होती है, पैकेट के सूरत के अंदर मौजूद होती है। अब सारे साइंटिस्ट फेलियर का शिकार क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए कि वो सारे उसी ही क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प ले रहे थे, उसी की मदद से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ये ब्लैक बॉडी ही वो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जिसने फिजिक्स के नॉलेज का कहीं और रुख मोड़ दिया कि हमें नए लॉज की ज़रूरत है, हमें नए कवानीन की ज़रूरत है, हमें तमाम तर क्लासिकल फ़िज़िक्स के रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। वो मॉडिफिकेशंस क्या थी, फिर इनको नए आने वाले साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सप्लेन किया और किन बुनियादों पर एक्सप्लेन किया, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।